सिग्नम x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x। सिग्नम x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके? जीरो। जीरो सॉल्यूशन। सभी का जीरो आया? यस बढ़िया है। इसमें क्या है, पहले तो सिग्नम x का ग्राफ बनाएंगे। एग्जैक्ट जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। फिर उसके बाद जीरो से बड़े में वन होती है, जीरो से छोटे में माइनस वन होती है। अब e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। e की पावर x का ग्राफ, ये वाला e की पावर x का ग्राफ होता है, तो e की पावर माइनस एक्स का कैसा आएगा? बताओ चेतना। प्लस इन्फिनिटी जा रहा होगा वो। अरे प्लस से अभी मार क्या करना, क्या ये बताओ तुम तो। ये e की पावर x का ग्राफ है, तो e की पावर माइनस एक्स का कैसे निकालेंगे? इसके अबाउट उसको हाँ, उसको क्या? रिफ्लेक्शन लेना है। हाँ, रिफ्लेक्शन लेना है, ऐसी चीज है। ठीक है, कॉपी पे भी लिख पाओगे ना अब? हाँ सर। हाँ सर। तो ये आएगा e की, अभी इसको रेड से ड्रॉ करते हैं हम। ये e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आएगा। तो दोनों टच या इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या कहीं पे? नहीं। दोनों ग्राफ ना तो टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये भले ही तुम बोलोगे कि यहाँ पे वन पे तो हो रहा है, लेकिन सिग्नम x की एग्जैक्ट वैल्यू जीरो होती है। सिग्नम x की एग्जैक्ट वैल्यू x पे जीरो होती है और इसकी वन होती है, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोला जाएगा, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या था? सिग्नम x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सिग्नम x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें पहले हम सिग्नम x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये सिग्नम x का ग्राफ है, एग्जैक्ट जीरो पे वन होता है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया? वन। दो। दो। कौन है अंधा वन? विधि तुम अंधी हो। दिखा के दूसरा सॉल्यूशन दिखा। कौन सा है बताओ? जीरो। जीरो पे भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लोग जीरो पे भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे 2। हाँ चलो ठीक है, तो हो गया आप क्लियर? ये बन जाएंगे इसके क्वेश्चंस। अब आगे हम आ जाते हैं रेंज के ऊपर। तो जिनका बाकी था वो कर लो, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी करो। हो गया? किसी का बाकी है क्या? चलो ठीक है, रेंज अब डाल दो हेडिंग, रेंज। डोमेन हो गया था हमारा। अब आ जाते हैं रेंज के ऊपर। तो जब भी रेंज निकालने की बारी आती तो पहले हमें डोमेन निकालना होता है, ये ध्यान रखना। जब भी हमें रेंज निकालनी है उसके लिए हमें डोमेन निकालना मस्ट है।
डोमेन क्या बताता है कि उसी x के लिए हमें y की वैल्यू ढूंढनी है ना। डोमेन क्या होती है, x की वैल्यूज होती है, रेंज मतलब y की वैल्यूज होती है। तो उस x की वैल्यूज के लिए जो डोमेन में आ रही है y की वैल्यूज क्या आएगी वो हमें ढूंढना होता है। तो इसके लिए डोमेन निकालना मस्ट है। रेंज तो एक दो तरीके तो हमने एक दो क्वेश्चन तो हमने पहले देख लिया, जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड लीनियर अपॉन लीनियर हो चुका है ना अपना क्वाड्रेटिक में। हाँ तो वो एक यस मतलब सर। इसमें तीन चार तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तीन चार मेथड्स होते हैं बेसिकली बताया जाए तो। एक होती है रिप्रेजेंटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जो भी हमने वहां पे किया था क्वाड्रेटिक में, एक्स को एक तरीके से वाई के टर्म्स में ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा था, ये बन रहा था, ठीक है। तो वो हम देख चुके हैं। तो फिर भी एक बार उसके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं तुम लोगों को कितना आता है। तो पहला तरीका जो होता है रिप्रेजेंटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। representing x in terms of y, representing x in terms of y। तो इसमें क्वाड्रेटिक अपॉन, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज, फिर उसके बाद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की रेंज, फिर उसके बाद लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज, वो सब इससे आ जाते हैं रिप्रेजेंटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। तो इनमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसकी रेंज हमें चाहिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसकी रेंज बताओ। फिर अगला है y इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इन दोनों की रेंज जल्दी से बताओ अब तुम लोग। फर्स्ट का ओपन 0 टू क्लोज 1। हाँ, ओपन 0 टू क्लोज 1 पहली कंटेंट है क्या, मतलब सर मतलब यही स्टार्टिंग पढ़ा रहे हैं। ऐसे बोलो ना सीधा, ये पहली कंटेंट है क्या, क्या समझूंगा। हाँ यही स्टार्टिंग है। इतनी चीजें मेरे को नहीं आती समझ में, पहली कंटेंट है कोई है, सीधा सीधा बोल देना स्टार्टिंग यही है क्या सर। ये अमोघ है क्या यहाँ पे, बेवकूफ अमोघ। क्या रूट्स होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के, अमोघ। यस सर। क्या रूट्स क्या होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के। एक्स माइनस। अबे रूट्स रे रूट्स। सार्थक बताएगा क्या होते हैं। 1 और 2 तो कहाँ कट करता है एक्स एक्सिस को, इसका ग्राफ अगर हम पॉजिटिव साइड में। हाँ, तो कल याद नहीं आ रहा था ना हम लोगों को, गधो। अब हो गया ऐसी गलती। नहीं सर। हाँ, चेतना मैडम तो पता नहीं क्या कर रही थी, बोल एक रही है लिख एक रही है, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा था, है ना चेतना। होगा अब आइंदा से ऐसा।
नहीं सर। नहीं होगा ना, डर लग रहा था इनको। हाँ बोलो सार्थक। सर सेकंड का आंसर y बिलोंग्स टू -1 to 1 है। हाँ सही है, सही है। पहले का अनिकेत, कितने लोगों का आ गया पहले का? सार्थक, अनिकेत, निशांत, साइमा, प्रणव। निशांत बताओ कैसे करेंगे इसको? क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। अरे उससे एक दूसरा तरीका बताओ, वो तो क्वाड्रेटिक वाला पता ही है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा बताओ। ये रिद्धेश कौन है रे अपने में? रिद्धेश, ये है कौन? इसका माइक भी ऑन नहीं तो इसको आवाज भी नहीं जा रही होगी। और अपने नाम से इंटर करना, यहाँ पे पता भी नहीं चल पाता कि कौन आया कौन गया, भग भी गया। ये प्रथमेश होगा, फिर ये नखरे इसके ही होते हैं ऐसे। तू ही था क्या प्रथमेश रिद्धेश नाम से? हाँ सर, वो एंट्री करने के लिए पासवर्ड नहीं पता था ना, इसलिए। हाँ, एक्सट्रीम वैल्यूज लेके भी कर सकते हैं। तो देख लो, एक तो तरीका यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक। इसका डोमेन बताओ तो अभी क्या है। ये आदत एक रखना रेंज निकालने से पहले डोमेन निकालने की। मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में डोमेन की जरूरत नहीं होती। डोमेन नहीं निकालने के बावजूद भी हम रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन एक आदत तो रखना, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या आएगा? R आएगा, x बिलोंग्स टू R। एक तो तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दूसरा तरीका, ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। इसके रूट्स कैसे है? इमेजिनरी। इमेजिनरी। ऊपर में एक कांस्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हम दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। ऊपर में कांस्टेंट और नीचे में ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कैसे है, इमेजिनरी है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। इसकी रेंज क्या आएगी बताओ? इसका ग्राफ ये वाला इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्राफ चाहिए होगा हमें। x बिलोंग्स टू r है, ये यहाँ पे 0,1। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज आती है 1 टू इंफिनिटी आती है। किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की है, ठीक है। डिनोमिनेटर की हमने रेंज निकाली और निकाल सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक में हम देख चुके हैं। अब उसके बाद ये बताओ, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो y कैसा आएगा? मिनिमम। y मिनिमम आएगा जब इसका ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम कितना जा रहा है? इंफिनिटी। तो y मिनिमम कितना आएगा? 0, है कि नहीं। एंड y मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये देख लेना, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी इसकी? इंफिनिटी थी। और इंफिनिटी एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से जो y मिनिमम 0 आ रहा है, तो उसके ऊपर लगेगा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहां से कहा? 0 to 1। और 1 देख लेना, 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 1 इंक्लूडेड है। तो y की मैक्सिमम 1 जो आएगी, तो उसमें भी 1 इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज आती है, ये y बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन 0 to क्लोज 1, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? सर पिछले पेज में क्या सिखाया वो एक बार सिखा दो ना। कुछ नहीं, मैंने बस हेडिंग डलवाई है, रेंज रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y। ये तभी करना जब ऊपर में कांस्टेंट हो और नीचे में ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स इमेजिनरी है, मतलब वो 0 नहीं हो सकता है। उस केस में नीचे वाले की रेंज निकालो, उसके अकॉर्डिंगली y मैक्सिमम मिनिमम देख लो, ठीक है। अब अगले में तो अब हमें डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, भले ही नीचे वाले के रूट्स इमेजिनरी है, लेकिन ऊपर में तो वेरिएबल है ना।
तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका डोमेन बताओ तो पहले, डोमेन R. आर आएगा, आर है ना, इसका डोमेन तो आर आएगा। अब इसमें ऊपर में कांस्टेंट नहीं था, तो इसकी वजह से हम जो बेसिक तरीका होता है उससे जाएंगे। तो बेसिक तरीका भी देख लो, अब जो लोग नए हैं, इसमें क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वो बेसिक तरीका तुम इसमें भी अप्लाई कर सकते थे, इस पहले वाले में, इसमें आंसर आ जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 2x को इधर लेके आ जाता है, तो y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। अभी ये x में क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ. अरे कहाँ हाँ, केसेस बनाने पड़ेंगे तब जाके आएगा ना। तो केस 1, इसको अगर हमें x में क्वाड्रेटिक बनाना है तो y क्या नहीं हो सकता है? 0 0. y 0 नहीं हो सकता है। अब ये क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे देख लेना x रियल है, ये x में क्वाड्रेटिक है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज भी कैसी रहेगी? रियल। रियल। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे रहेंगे? रियल। Real. तो रूट्स रियल रहेंगे तो d कैसा आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है ना? x में क्वाड्रेटिक है, x रियल है, मतलब इसके रूट्स भी रियल होंगे, तो इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वहां से हमें मिलेगा 4 माइनस 4y सर स्क्वायर। वहाँ पे प्लस वाई आ जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे प्लस y आएगा। 4 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज। तो यहाँ पे देख लेना इसके फैक्टर्स, y माइनस 1 वाई प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। कल ये हो चुका अपना। अब ये y बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to 1, लेकिन केस तो कहती है y 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या 0 इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या? -1 to 1 में यस सर। हो रहा है, हाँ. लेकिन केस तो कहती है कि y 0 नहीं हो सकता है, तो उसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक्सेप्ट 0। तो ये केस 1 का आंसर है। ठीक है, केस 1 का आंसर है। फिर केस 2 का आंसर, केस 2 में अब क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये केस बनती है केस 2। तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो y 0, जब हमने y 0 ले लिया और इसमें पुट करेंगे y 0, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो x भी देख लो कितना आ जाता है, x 0 आ जाता है। क्या ये रियल नंबर है क्या x 0? यस हाँ. एज इट इज रियल नंबर, तो क्या हम y 0 ले सकते हैं क्या? हाँ. ले सकते हैं, y 0 हम ले सकते हैं। देयरफॉर फाइनली दोनों का यूनियन लेंगे, केस 1 एंड केस 2 का यूनियन क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू क्लोज -1 टू क्लोज 1, तो ये इसका आंसर है। ये हो चुका है वैसे अपना क्वाड्रेटिक में, जस्ट एक रिवीजन हो गई उसकी, मान लो। तो दोनों तरीके हमारे पास है। अब जब वो शॉर्टकट मेथड, उसमें उसके लिए क्या करना होता है, ऊपर में कांस्टेंट, नीचे में ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स कैसे आ जाएंगे? इमेजिनरी। और या तो फिर ये तरीका तो सब में एप्लीकेबल है। हो गया ये? और जिनका हो गया वो और एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। यज्ञेश, तुम तो जेबी में हो ना यहाँ पे? आवाज आ रही है यज्ञेश? तो ये अटेंड करना है क्या तुम्हें? चलो ठीक है, कर लो। सर्कल हो गया क्या लेकिन तुम्हारा? तो
उसको भी कंप्लीट कर लेना। वहां पे उधर फिजिक्स की क्लास चल रही है, उसको छोड़ के तुम यहाँ चल रही शायद क्लास। वो छोड़ के इधर क्या कर रहे हो फिर? करो। अच्छा कंप्लीट कर लिया है क्या वो टॉपिक? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, कर लो। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। ये कॉमन फैक्टर वाला भी हो चुका है अपना। इसका पहले डोमेन निकाल लो। डोमेन क्या है इसका? x belongs to R except 3,1। हाँ, अब ये बाद में कैसा फॉर्म बन जाता है? लीनियर अपॉन लीनियर बनता है क्या? हाँ। तो बनाओ। यस सर। कॉमन फैक्टर उड़ जाता है, उड़ा दो उसको और आगे सॉल्व करो, जल्दी करो। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, रेंज निकालने के लिए डोमेन निकालना जरूरी होता है, तो डोमेन निकालने की आदत रखो। जल्दी जल्दी में सीधा y की वैल्यू मत निकालने लग जाना। कभी कभी आंसर सही आ जाएगा, लेकिन कभी कभी गलत भी आ सकता है। ये चल रहा है फंक्शन, रेंज चल रही है, रेंज। -11/2 to infinity। अबे तेरे को लपड़ पड़ेगी। कौन सी रेंज निकाल रहा है तू? हाँ सही है पार्थ। सर रियल नंबर -1। वो तेरा गलत है, जो भी बताया है रियल नंबर -1 गलत है। और किसी का आया क्या? क्या ही रिवाइज करते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता है। फट से आंसर आना चाहिए था, जो चीज सॉल्व की हुई है उसका। साइमा क्या है आंसर? नहीं आ रहा अभी तो। नहीं आ रहा? कोशिश तो करो। हाँ सर। ये आयुष पता नहीं कहाँ चला गया। R एक्सेप्ट 3। ये पार्थ 1/2 आ रहा है या 3 आ रहा है, एक बार देखो तो, क्योंकि दो एलिमेंट R एक्सेप्ट 1। R एक्सेप्ट 1 तो रहेगा। अब बाद वाला दूसरा एलिमेंट 3 है या 1/2 है, वो एक बार देख लो। 1 है सर। 1 तो हटेगा और एक हटेगा बोल रहा हूं ना मैं। 3 हटेगा सर। 3 हट रहा है क्या? देख लेते हैं। चलो देखो अब यहाँ पे इसका पहले डोमेन निकाल लेते हैं। इसका डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1 and 3। ठीक है, ये इसका डोमेन है, ध्यान रखना।
x सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट 1 एंड 3, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है 1 एंड 3 पे, तो उसकी वजह से इसको हटा दिया। अब आ जाते हैं ऊपर को, फैक्टराइज करेंगे हम ऊपर वाले को एंड नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 3, तो x माइनस 1 गया। अब यहाँ पे आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करना है। तो y इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू y माइनस एक्स माइनस 2, यही आ रहा है ना x माइनस 2, हाँ x माइनस 2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ लेके आ जाते हैं इसको, तो ये y x माइनस x को एक तरफ लेके आ रहा है 3y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू आ रहा है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब यहां से बताओ y क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। 1 नहीं हो सकता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, हमने x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, y नॉट इक्वल टू 1 आ गया, y सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट 1। लेकिन अब ये बच गई ना चीजें कि x भी तो 1 एंड 3 नहीं हो सकता, उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या y की कोई वैल्यू आ रही है क्या। तो हमने लिया इफ x इज इक्वल टू 1, तो y देख लो कितना आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2। तो क्या y 1/2 हो सकता है क्या, बताओ अब। नहीं। क्योंकि y 1/2 लेने पे हमें x कितना मिल रहा है, 1, एज x नॉट इक्वल टू 1 देयरफॉर y नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये आ गया। एंड फिर बाद में 3 के लिए देखेंगे, x इज इक्वल टू 3, तो y 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस, कोई वैल्यू नहीं आती। ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो कोई y हटाने की जरूरत नहीं। और तो फाइनल आंसर जो आएगा, देयरफॉर फाइनल आंसर y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, ये तो रहेगा, और एक्सेप्ट 1/2, तो ये फाइनल आंसर है। बस एक का सही है पार्थ का, बाकी जो भी 1 और 3 बोल रहे हैं वो भी गलत है। क्लियर है अब ये। सबसे पहले हमने डोमेन निकाला, डोमेन निकालने के बाद अब वो कॉमन फैक्टर वाला एग्जांपल था, ये ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो वो कॉमन फैक्टर हमने कैंसल आउट कर दिए। ठीक, उसके बाद ये y आया लीनियर अपॉन लीनियर, तो इसमें हम क्या करते हैं, x को y के टर्म्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब x रियल होना चाहिए, है ना, रियल एक्सेप्ट 1 एंड 3 था ना, तो रियल तो होना चाहिए, तो इसकी वजह से y 1 नहीं हो सकता है, ये हो गया। अब x के ऊपर और भी कंडीशन है कि x 1 नहीं हो सकता है, x 3 नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे जब x 1 हो रहा है तो y की कोई वैल्यू हमें मिल रही है क्या, तो वो मिल रही है 1/2। तो इसका मतलब जब हम y की जगह पे 1/2 लेंगे तो x 1 आता है, वो हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा y को, ये 1/2 को। फिर x की जगह पे 3 ले लिया, तो ऐसा कोई y मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से और एक एलिमेंट हटेगा 1/2, तो ये फाइनल आंसर। ठीक है, यस सर। तो क्लियर है अब कैसे x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके रेंज निकालते हैं। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हो गया ये। यस। हाँ, पहला ही टॉपिक है ये 12th का, यज्ञेश। चलो अब आगे आ जाते हैं दूसरी मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो कभी कभी x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए दूसरे मेथड्स भी है। तो उनमें से एक आती है ग्राफिकल मेथड, मींस जिसका हम ग्राफ बना सकते हैं, उसको हम ग्राफ से ही अप्रोच करेंगे। जैसे क्यूबिक, पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की रेंज निकालनी है, हम कैसे निकालते हैं उसकी रेंज, ग्राफ से, देख चुके हैं हम ये क्वाड्रेटिक में। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की रेंज निकालनी, तो वो भी ग्राफ से निकालेंगे। अब हमारे पास और ग्राफ्स आ गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इनकी भी अगर रेंज निकालनी है तो वो हम निकालेंगे ग्राफिकल तरीके से, इनके ग्राफ बनाना अब हमें आता है, ठीक है। तो इनकी रेंज भी हम ग्राफ से ही निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम वगैरह की। सिग्नम की तो वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं देखिए, उसमें 3 ही एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो सेकंड है ग्राफिकल मेथड। अब जैसे मान लो किसी इसका ग्राफ ये आ गया, ग्राफ हमने ड्रॉ किया और ग्राफ ऐसा आ गया। अब तुम बताना इसकी रेंज क्या होगी। जिससे मान लो डोमेन उसका कुछ रेस्ट्रिक्टेड रीजन में है, ये यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा ग्राफ बन रहा है उसका, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, ये y3, ये y4, ठीक है। तो इसकी रेंज हमें चाहिए x1, फिर ये x2 और ये x3। तो इसका डोमेन क्या है, x1 to x3 इसका डोमेन है, तो हमें इसकी रेंज बतानी है। y इज इक्वल टू f ऑफ x है, जिसमें x बिलोंग्स टू है क्लोज x1 टू या ओपन x1 टू क्लोज x3 है, तो इसकी रेंज। हाँ, तो एक चीज ये ले लो, क्लोज ही ले लो, यहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाएगी। और फिर यहाँ पे दे देना ये y0। तो बताओ रेंज क्या आएगी। रेंज मतलब y की वैल्यू, कौन बताएगा? बताओ सार्थक। open y1 to close y2 union open y3 to ओपन close y1 टू y4 क्लोज y2 यूनियन open y3 to close y4 क्लोज y4 union हाँ y0 कर्ली ब्रैकेट curly bracket। y0। क्या सही कहा है क्या इसने? बाकी लोग बताओ। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस। सही है? अच्छा, सही है ये। इसमें क्या देखना होता है, जितना भी ग्राफ आ रहा है पूरा, ठीक है, उसमें देखते हैं हम y का वेरिएशन कहां से कहां तक है। तो ये देख लो, जब हम इस ब्रांच को कंसीडर करते हैं ग्राफ के, तो y का वेरिएशन हमें कहां से कहां दिख रहा है, y1 टू y2, तो ये रेंज में आएगा। देखो y1 टू y2, और यहाँ पे हॉलो सर्कल था, इसकी वजह से y1 के ऊपर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, एंड यहाँ पे डार्क डॉट है तो y2 के ऊपर क्लोज। फिर हम इस ब्रांच की बात करते हैं आगे, तो इसमें देख लो क्या आ रहा है, y3 के ऊपर ओपन है तो y3 ओपन टू y4 क्लोज, ठीक है। और फिर ये वाला भी तो है, x1 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है, y0 आ रही, तो उसको अलग से कर्ली ब्रैकेट y0 देना पड़ेगा। तो ये हो गया ग्राफिकल तरीके से, मतलब ग्राफ इनडायरेक्टली क्या, ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद y का वेरिएशन देखना है जो भी गिवन डोमेन होगा उसमें। हो गया ये? हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। डन सर। ठीक है, दूसरी मेथड भी हम देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन फिर एक साथ करेंगे। उसके बाद है मोनोटोनिसिटी, बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। वैसे हम जब क्यूबिक का ग्राफ बना रहे थे, 4th डिग्री का ग्राफ बना रहे थे, तो उसमें देख चुके हैं ना कि अगर f' पॉजिटिव आता है तो ग्राफ कैसा होता है, increasing। देख चुके हैं ये। f' निगेटिव होता है तो ग्राफ
Decrease. decreasing, डिक्रीजिंग ये तो हम देख चुके हैं, इसको और डिटेल में हम एओडी में देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो उसी को हम मोनोटोनिसिटी कहते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आ रहा है ना ग्राफ, तो उसको हम मोनोटोनिसिटी कहते हैं। तो इसमें लिख लेना बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी, बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनोस, हाँ यही मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y is equal to f of x is differentiable function, y is equal to f of x is differentiable function, ठीक है, इन क्लोज x1 टू क्लोज x2, इसमें वो डिफरेंशिएबल है। अब ये मोनोटोनिसिटी की स्पेलिंग क्या है? यही है ना, लिखी हुई नहीं दिख रही क्या? तो रह गया क्या बीच में? हाँ, मोनोटोनिसिटी, हाँ ये है, टी वो रह गया था, वो एडजस्ट कर लेना। ये है, हाँ सही है अजंक्य, धन्यवाद मदद के लिए। तो ये है, तो इसमें ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसमें? क्लोज x1 टू क्लोज x2 में। अब ये डिफरेंशिएबल है तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, और मान लो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये मिल रहा है f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज x1 टू क्लोज x2। तो इसका ग्राफ कैसा, नेचर कैसा आएगा? नेचर कैसा आएगा ग्राफ का? increasing, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये देख लो, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जस्ट एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन का है ना। ये देख लो, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, f डैश x पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल ले लिया इंक्रीजिंग का, वैसे ऐसा भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी कंसीडर कर लो, वो डिपेंड करेगा। f ऑफ x एक्चुअल में जब गिवन रहेगा तब हम प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं, अभी के लिए तो जस्ट एग्जांपल के लिए। तो x1 पे इसकी वैल्यू देख लो, ये इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट से x1 f ऑफ x1, फिर उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट से यहाँ पे x2 f ऑफ x2। अब तुम ही बताओ कि इसकी रेंज क्या आएगी, यहाँ पे इसकी रेंज क्या आएगी? x1 to x1 x1 to f of x2। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट f ऑफ x1 टू f ऑफ x2, है कि नहीं? तो ये इसकी यहाँ पे रेंज आ जाएगी। क्लियर है ये पहला वाला पॉइंट? जब f डैश x पॉजिटिव आ गया ये x के लिए, इन सारे x के लिए, तो इसका मतलब उसमें f ऑफ x कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्राफ इस तरीके का कुछ आएगा। तो देखा जाए तो फिर उसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी रहेगी उसके बीच में? f ऑफ x1, एंड सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी? f ऑफ x2। कुछ पूछना है क्या किसी को? सर एक बार वो फर्स्ट पेज। हाँ, डन सर। फिर उसके बाद अगर मान लो f डैश x डिक्रीजिंग आ गया, f डैश x डिक्रीजिंग आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे? उसमें फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग, मतलब f डैश x निगेटिव आ गया, सॉरी निगेटिव आ गया, तो उस केस में फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन,
उसका डिक्रीज ग्राफ डिक्रीज करता हुआ आता है, उसकी वजह से उसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा। अब तुम खुद बताओ, यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये f ऑफ x1 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 आएगा, तो इसकी रेंज क्या रहेगी? Close f of x1 to f of x2 close. F of x2 अरे to f of x1. तुम लोग नीचे सबसे f कौन सा of पॉइंट दिख रहा है? x2 to f f ना? of x1. हाँ, f ऑफ x2 टू f ऑफ x1, ये उसकी रेंज आएगी। उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देता x1 एंड x2 पे, तो क्या चेंजेस होते हैं आंसर में? ओपन ब्रैकेट आते हैं। दोनों ये जगह f ओपन ऑफ लग यहाँ जाता पर x1 भी एंड f ऑफ open x2 bracket पे आता। ओपन ब्रैकेट आ जाता, बस इतना सा चेंज होता, ठीक है। क्लियर है अभी ये मोनोटोनिसिटी की कैसे हेल्प लेंगे हम? और मान लो दोनों आ गया, किसी पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, किसी पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे करेंगे? यूनियन लेंगे। तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। लो ये हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, जो हम x1 x2 देख रहे थे उसमें डिफरेंशिएबल इन सारे x के लिए पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, तो इस तरीके का नेचर और ये रेंज आ जाएगी। इन सारे x के लिए अगर डिक्रीजिंग आता है तो ये उसकी रेंज आ जाएगी। लेकिन अगर दोनों हो रहा है, किसी पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, किसी में डिक्रीज कर रहा है, मतलब f डैश x किसी पार्ट में पॉजिटिव आ रहा है, किसी में निगेटिव आ रहा है, तो ये देख लो, इफ f डैश x इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू x1 टू x3, इसमें इंक्रीजिंग आ रहा है, एंड फिर उसके बाद f डैश x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू x3 टू x2। तो ये बताओ पहले वाले में रेंज क्या आएगी? पहले वाले में Close रेंज f of क्या आएगी इस x1 इंटरवल to में? f of f x1 of close. x1 to f of f of x1 x3. to f of f ऑफ x1 टू f ऑफ x3, है ना? एंड इसमें क्या आएगी? f of close x2 f of to f of x3. x3. f ऑफ x2 टू f ऑफ x3। तो फाइनली हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा? यूनियन लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा दोनों का। तो वो देख लेंगे हम, अभी तो ऐसा ही लिख के रख रहा हूं मैं, क्लोज f ऑफ x1 टू f ऑफ x3 यूनियन क्लोज f ऑफ x2 टू f ऑफ x3, ठीक है। तो इन दोनों का फाइनली यूनियन लेंगे और जो भी आ रहा होगा फिर उसको वो आंसर होगा, ठीक। ये देख लो, मतलब फिर इसका इसका जब ग्राफ ग्राफ तुम कैसे ड्रॉ आएगा? करोगे ना, इस तरीके का ग्राफ आएगा। पहले वो इंक्रीज कर रहा है ऐसे मान लो, और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कौन सी आने वाली है? x3 पे आने f वाली। of x3. और यहाँ पे f ऑफ x3 कौन सा पॉइंट रहेगा बताओ? मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। मैक्सिमा, ठीक है। तो जो रेंज आएगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर देखते तो रेंज क्या आती है? अगर इस तरीके का x3 ऊपर रहता, ये x2 ऊपर रहता और x1 नीचे रहता, तो रेंज क्या आती? Increasing. अरे इंक्रीजिंग क्या मतलब, रेंज क्या आती है ये बताओ ना। y के टर्म्स में y क्या आता? f of x1 to f ऑफ f of x2 x3 ना बे गधे। x3 अगर मान लो हाँ कि x3 इधर से हमने ग्राफ बनाया, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो ये पूरा ग्राफ आने वाला है। तो इसमें सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है? ये। तो रेंज क्या आएगी? f ऑफ x1 टू f ऑफ x3। तो ये रेंज आ जाएगी। वो डिपेंड करेगा आप कैसा, कौन ऊपर कौन नीचे, इस तरीके से f ऑफ x1 ऊपर या f ऑफ x2 ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, इन दोनों का फाइनली हमें यूनियन लेना है, वो समझ जाओगे तुम, ठीक है। तीनों पॉइंट्स क्लियर है?
अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा तो एक बार वो देख लो तीनों पॉइंट तुम लोग। डन सर। Done, sir. देख लिया? अच्छा सेकेंड यस सर। है तुम्हारा वाइवा नेक्स्ट वीक में होगा लक्षिका। अभी सैटरडे को बुला लेता लेकिन सैटरडे को वो बंद है ना शायद सब कुछ। सब कुछ बंद है क्या सैटरडे को? नहीं सर, फिर क्या क्या बंद है? सिर्फ स्कूल्स बंद है। स्कूल और कोचिंग भी बोलना साथ में। हाँ वही कोचिंग भी। हाँ नेक्स्ट वीक ही लेंगे, ठीक है लक्षिका। तो उसमें एक चेंज है, अनिकेत अभी यहाँ पे नहीं है तो उसको हटा के मैं किसको ऐड कर रहा हूँ वहां पे ऐड कौन होगा? निशांत, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वीक में होगा तुम्हारा FOM1 FOM2। मतलब उसमें क्या करता हो, एक तो टेस्ट होती है, 20 क्वेश्चंस होते, 1 घंटे में सॉल्व करने होते। उसके बाद मतलब 10-15 मिनट बैठा के पूछता हूँ चीजें जो मुझे लगता है कि तुम्हें याद ही होना चाहिए। हाँ बढ़ा दूंगा, अभी तो रुको तो सही, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ये कर दो। एक तो यहाँ पे आके पूरा ग्राफ गंदे गंदे मतलब कुछ भी बताते हो, दिमाग खराब कर देते हो। चलो क्वेश्चन लिखो अब इसके। और हाँ इसके अलावा भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारा होता है, A sin थीटा प्लस B cos थीटा, वो इनमें से किसी कैटेगरी में हम नहीं बोल सकते, उसको हम अलग से ही डील करते हैं। तो ऐसे भी तरीके होते हैं इन तीनों के अलावा, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, रेंज निकालने के तरीके, ठीक है। कल किसका परफॉर्मेंस अच्छा था? कल साइमा का परफॉर्मेंस अच्छा था। अब ये बोलते ही पता नहीं साइमा हवा में उड़ रही होगी, है कि नहीं? नो सर। नहीं ना, जमीन पे ही रहना है, आगे और चीजें हैं। कल का कुछ भी नहीं था। ये सार्थक तो बेवकूफी कर देता है। एक मिनट। तो लिखो अब क्वेश्चन तुम लोग।
फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 2 वेयर x बिलोंग्स टू, अब डोमेन गिवन है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें वो डिफाइन करके दिया जाता है A to B, मतलब उसमें हमें डोमेन गिवन होता है तो उसी के लिए हमें देखना होता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ हमें फंक्शन गिवन है तो उसमें हमें डोमेन निकालना पड़ता है उसको डिफाइन करके। तो इसमें तो हमें डोमेन गिवन है तो इसी के अकॉर्डिंगली अब इसकी रेंज निकालनी है, तो जल्दी करो। सर -5,2 ना, क्या -5,2 है डोमेन, या 2,5। साइन उल्टा हो गया, -2 to 5 है, ये -2 to 5 है। ग्राफ बनाने आता है इसका? आता है क्या? यस सर। तो जल्दी से करो। क्या आ रहा है पहले का आंसर? y belongs to 0 to 7। गलत है। -12 to 12। गलत। किससे जा रहे हो? ग्राफ से जा रहे हो ना? y belongs to 0 to 43। गलत है। गलत है यज्ञेश। y belongs to 0 नहीं, -27 to 6। गलत। तेरे को कैलकुलेशन नहीं आता, तू पहले वो सुधार ले, प्लस माइनस करना।
-24 to 6. तू तेरे को भी नहीं आता है कैलकुलेशन? ये आयुष को -25 to 6. हाँ, ये चेतना का बस सही है, बाकी लोग तो पता है नहीं। आवाज नहीं आ रही है साइमा? -25 to 7. हाँ सही है, पहले क्यों गलत कर दिया? सर -25 to 7. हाँ सही है। कैसे किया प्रथमेश? सर पहले उसको डिफरेंशिएट किया, हाँ फिर मिनिमा और मैक्सिमा निकाले, हाँ और फिर वहां पे वो कर्व्स आएंगे, एक ऊपर का और एक नीचे का, और फिर एक्स में -1 और 3 डाल के जो वैल्यूज आ रही है उनको प्लॉट किया और फिर ज्वाइन किया। हाँ सही है। तो यहाँ पे देख लो बाकी के गधे लोग, ये सार्थक और ये पार्थ, -25 नहीं आ रहा था क्या तुम लोगों का? -24 बोल रहे थे, और फिर उधर ऊपर 7 नहीं आ रहा था क्या? 6 बोल रहे हो? क्वेश्चन गलत लिखा था तो इसने भी लिखा था क्या फिर पार्थ ने गलत? तुमने भी गलत लिखा क्या पार्थ क्वेश्चन? ठीक है, देख लो अब यहाँ पे ये x³ -3x² -9x + 2 दोनों तरीके से बता देता हूँ इसको मैं, मोनोटोनिसिटी से कैसे करेंगे एंड ग्राफ से कैसे करेंगे। ठीक, तो ग्राफ वैसे मोनोटोनिसिटी के बाद ही ग्राफ आता है। तो ये y = x³ -3x² -9x + 2, ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। dy by dx = 3x² -6x -9, यहाँ से 3 बाहर, x² -2x -3, इसके फैक्टर्स x -3 x + 1, ठीक है। अब ये dy by dx कहाँ पे 0 हो रहा है? at x = dy by dx = 0 at x = -1 and 3। तो इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया और नेचर ढूंढ लिया यहाँ पे कैसा आता है। 3 से बड़े में पॉजिटिव आता है, ये यहाँ पे निगेटिव आता है और यहाँ पे पॉजिटिव आता है, ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये -1 कैसा पॉइंट है? मैक्सिमा है या मिनिमा है बताओ? मैक्सिमा। और क्योंकि +2 माइनस चेंज हो रहा है ना इसका साइन, तो ये मैक्सिमा होता है। एन x = 3 मिनिमा। अगर dy by dx का साइन -2 प्लस चेंज होता है तो वो मिनिमा होता है। अब ये मैक्सिमा मिनिमा हमें मिल गए। अब हम आएंगे किसके ऊपर? वैल्यू निकालने के ऊपर। तो ये देख लो पहले -1 पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगी इंफिनिटी। फिर उसके बाद x टेंडिंग टू -इंफिनिटी पे y, -इंफिनिटी पे हायर पावर से डिसाइड करेंगे तो y भी -इंफिनिटी। फिर x = -1 पे y निकाला तो x = -1 पे ये कितना आ रहा है? -1 -3 + 9, मतलब 11 - 4, तो ये 7। फिर x, उसके बाद x = 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? कौन बताएगा? 3 पे -25. -25 आ रही है, ठीक। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ में। x = 0 पे कितना आ रहा है? -10। अबे x = 0 पे 2 आ रहा है ना, -10 कहाँ से? x की जगह पे 0 पुट करो ना। अब इनको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। -1 यहाँ पे, 0 एंड यहाँ पे 3, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो -1 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी? -1 पे वैल्यू आ रही थी 7, मतलब वो पॉइंट लाई करेगा ऊपर। फिर उसके बाद 0 पे वैल्यू आ रही है 2
एंड 3 पे वैल्यू आ रही है -25, तो बहुत नीचे होगा ये। अब इसका ग्राफ देख लो, जब x माइनस इंफिनिटी है तो y माइनस इंफिनिटी मतलब नीचे से शुरू होगा। फिर उसके बाद ये -1 वाला पॉइंट कैसा है, मैक्सिमा, तो उसका कर्वेचर ऐसा आने वाला है यहाँ पे, डाउनवर्ड वाला। फिर उसके बाद ये नीचे जाएगा, ये पॉइंट मिनिमा वाला है तो उसका कर्वेचर ऐसा आएगा, और फिर ग्राफ ऊपर और आगे इंफिनिटी तक। तो ये ग्राफ है, ठीक। अब उसके बाद लेकिन हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी डाल दिए गए, ये यहाँ पे 7 है, 3 पे वैल्यू कितनी है, -25 है, ठीक है। 3 पे वैल्यू -25 है, ये यहाँ पे 0, -1, 7, यहाँ पे 3, -25, -2 पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, -2 पे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, -2 पे कितना आ रहा है ये, 0. एट x इज इक्वल टू -2 y 0 आ जाता है, मतलब ये -2 पे 0। एंड 5 पे कितना आ रहा है, 7. 7. 5 पे 7 आ रहा है, तो कैलकुलेट कर लिया ना। तो 5 पे 7 आ रहा है, और हमें -2 एंड 5 के बीच का ही ग्राफ चाहिए, तो मतलब ये वाला ग्राफ चाहिए पूरा, ठीक है, ये पूरा ग्राफ चाहिए था। तो ये ग्राफ चाहिए था हमें, ये भी 7 है। तो ये बताओ सबसे नीचे जो पॉइंट है शेडेड रीजन में, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, सबसे नीचे जो पॉइंट है शेडेड रीजन, -25. -25, सबसे ऊपर जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 7. 7, तो -25 to 7, यही उसकी रेंज होगी। क्लियर है सभी को ये, क्लियर है क्या बताओ न्यू स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसे ड्रॉ, क्लियर है, यस सर। क्या क्या स्टेप्स का फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंशिएट, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स कहाँ पे 0 आता है वो देखते हैं। अगर dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा होता तो इसका ग्राफ कैसा रहता है, इंक्रीजिंग। तो उस केस में रेंज क्या आ जाती है, डायरेक्टली f(-2) टू f(5), अगर dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता तो। लेकिन यहाँ पे वो 0 हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो इसमें फिर आगे हम ग्राफ से बढ़े तो हमें ये मिला, ठीक है। हाँ, अगर मोनोटोनिसिटी से इसमें जाते तो वो देख लो मेथड 2, मोनोटोनिसिटी से जाते तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा था, मेथड 2 से जा रहे हैं हम, अब मोनोटोनिसिटी वाले से उससे भी जा सकते हैं। dy बाई डी एक्स 3 बाहर, x -3, x + 1, कहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये dy बाई डी एक्स 0 एट x इज इक्वल टू 3 एंड -1, तो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये देख लो ये -1 एंड 3 प्लस माइनस प्लस। अब ये देख लो -2 टू -1 में कैसा आ रहा है ये, इसका नेचर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, तो f'(x) या dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज -2 टू क्लोज -1, तो इसका मतलब देयरफॉर y कितना आ जाएगा यहाँ पे, f(-2) टू f(-1), दैट इज y बिलोंग्स टू आने वाला है 0 to 7, ये इसके लिए आया -2 to -1। फिर उसके बाद -1 to 3 में ये कैसा है, dy बाई डी एक्स निगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 3, तो इसमें ये डिक्रीजिंग आएगा, तो इसकी जो रेंज है वो क्या आने वाली है, f(3) टू f(-1), तो ये जब हमने कैलकुलेट की तो ये आ जाती है -25 to 7। एंड फिर उसके बाद अगेन dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू 3 to 5, तो इसमें इसकी जब हम रेंज निकालेंगे तो f(3) y बिलोंग्स टू f(3) टू f(5) ये आ जाएगी, तो यहाँ पे भी y बिलोंग्स टू आ रहा है -25 to 7। तो फाइनली तीनों का यूनियन बताओ क्या आएगा, तीनों का यूनियन -25 to 7. -25 to 7, यहाँ पे ये फर्स्ट
ये सेकेंड और ये थर्ड, तो यूनियन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका यूनियन लेंगे तो ये y बिलोंग्स टू आ जाता है -25 to 7। क्लियर है? अब मोनोटोनिसिटी से कैसे करेंगे? यस सर। मतलब देख लिया इंटरवल में, अब ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग तो नहीं आ रहा है, इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है। तो पहले -2 to -1 में इंक्रीजिंग था तो वो रेंज निकाल ली, -1 to 3 में डिक्रीजिंग है तो वो निकाल लिया, 3 to 5 में इंक्रीजिंग है, वो फाइनली तीनों का यूनियन, तो वो हमारी रेंज होगी -2 to 5 में। क्लियर है सभी को ये? सर 1 मिनट ग्राफ बताइए। हाँ, मतलब एक्सप्लेन करना है या ड्रॉ करना था तुम्हें? ड्रॉ करना है सर। तो जल्दी करो। ओके सर। हो गया? चलो क्वेश्चन वाला हाँ। पेज, तो ये दो तुम्हारे होमवर्क है, क्वेश्चन 1 और 2। फिर उसके बाद तुम मॉड्यूल में वो GIF के एंड फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन कौन से सेक्शन में है? GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेक्शन C में थे ना शायद? सी। सेक्शन सी सर। हाँ, तो सेक्शन C कंप्लीट करके रखना, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? अच्छा, तुम्हारा कौन सा ग्रुप है प्रणव? तुम्हारा ग्रुप नेक्स्ट वीक में बताऊंगा मैं। अभी तो नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन है? लक्षिका है, अंकित, आदित्य है, निशांत है एंड अनुरूप है।